हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इफेक्टिव स्टडी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी के हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं। 25-25 क्वेश्चन के सेट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एग्जाम में आपको डेफिनेटली इनमें से रिपीट होते हुए क्वेश्चन काफ़ी सारे मिलेंगे। ये मेरी क्रेडेंशियल्स हैं। 1046 आरआरबी एनटीपीसी 2015 में रैंक रही है। और मैथ का रॉ स्कोर 197.5 आउट ऑफ 200। और ये जीके का मेरा रॉ स्कोर, ये जीके का मेरा कंप्लीट स्कोर है। तो आपको जो मैं मैथ में हैंड रिटन नोट्स से, अपने नोट्स से सेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उनको देख कर जाना। आपका सिलेक्शन 1% भी नहीं रुकेगा। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए साइकोमेट्रिक की भी तैयारी आपको मैं कराऊंगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो आपके पेपर से रिलेटेड है, जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आप नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था, ये बताओ। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? सभी आंसर करो इस क्वेश्चन का। इसके साथ मैं आपको इसमें यह बताऊंगा कि ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, या ये कब इस्टेब्लिश किया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ। ये चीज़ें आपके साथ आपको क्वेश्चन में पता होंगी तो डेफिनेटली आप वहाँ अच्छे से, और आपको जो घूमे हुए क्वेश्चन आएंगे, चेंज किए हुए क्वेश्चन आएंगे, उनको आप कर पाओगे। इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। 1871 में इस्टेब्लिश हुआ था। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण विभाग, ये आपके सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब ये इस्टेब्लिश हो गया था तो 1902 में इसके पहले डायरेक्टर चुने गए थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। तो ये तीनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपसे कुछ भी पूछा जाए इसमें तो आप आंसर डेफिनेटली कर पाओगे। 18 अप्रैल 2016 का सीबीटी 1 में किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलो भाई, करो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? क्वेश्चन के लिए ओनली 20 सेकेंड। पहले पहिए किससे बनाए गए थे? कई आपने वीडियोस देखी होंगी, शॉर्ट वीडियोस देखी होंगी, कार्टून वीडियोस आपने देखी होंगी, तो आपको पता होगा। आप डेफिनेटली इसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाओगे। और ये आपके एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, सीबीटी 1 में किसी शिफ्ट में। इसका आंसर है लकड़ी। अब इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो जोड़ लो कि ये जो काल है, या फिर ये जो एरा है, इसको नवपाषाण काल बोला गया है। नवपाषाण काल, जिसमें आपके पहिए की खोज की गई थी, तो वो कौन सा काल था? नवपाषाण काल। और ये इसमें पहले पहिए जिससे बने थे वो थे लकड़ी से। ठीक है जी। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें मानवीय विकास से संबंधित में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? चूंकि ये पेपर 22 अप्रैल 2016 का था, तो रिसेंटली ये खोज की गई थी, लेकिन ये आज भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जोड़ा गया है। क्योंकि मानव विकास की ये जो खोज हुई है जीवाश्म की, ये काफ़ी पुरानी खोज है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नोट डाउन करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, और उनका कहाँ क्या सोर्स रहता है, उनको जो एग्जामिनर होता है सिर्फ उसी को पता होता है। चलो भाई, 30 सेकंड इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। देखो इसको। इसका नाम है होमो नलेडी। और इसमें एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर लो। ये जो खोज है, ये 20 लाख साल पुरानी है। ठीक है, 20 लाख साल पुरानी है, पूर्व की है। 20 लाख साल यानी कि 2 मिलियन ईयर पहले की है। ठीक है जी। चलो भाई, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। करो इसको। 30 सेकंड। किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया था? 18 जनवरी 2017 का एनटीपीसी का सीबीटी 2 का एग्जाम है, और इसमें किस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के मिक्स क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। तो इस सेशन को प्लीज़ शेयर करके लाइक जरूर करना, ताकि बच्चे जुड़ें हमसे और मेरा मोटिव भी सफल हो। जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आपको पीपीटीज, तो ये प्लीज़ आप शेयर करो दूसरे कैंडिडेट के साथ, ताकि हर बच्चा जुड़ सके। और इस बार काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आपको 35,000 पोस्ट हैं, जो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा नंबर है। आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हो। किस वेद में बीमारियों का उपचार छुपा है? तो वो है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद जो है, उसकी में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ऐड कर लो कि ये जो है जादू टोना वशीकरण जैसा जो भूत प्रेत वाला पूरा एनवायरनमेंट है इसका, तो उसका पूरा वर्णन आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा। अथर्ववेद में जादू टोना सबका वर्णन मिलेगा, भूत प्रेत वशीकरण सबका। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि बीमारियों के उपचार या फिर जादू टोना वगैरह में किस वेद में इसका वर्णन है, तो वो अथर्ववेद। 4 वेद हैं आपके, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद।
ठीक है जी। चलो भाई, करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकंड। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 5 अप्रैल 2016 CBT 1 का क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आया हुआ। अब आपने थोड़ा ध्यान देना है, मोहनजोदाड़ो मूवी पर देखी होगी, सभी ने देखी होगी। ऋतिक रोशन की सबसे खराब मूवी थी वो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी बट मूवी बहुत खराब थी, बहुत कम रेटिंग गई थी उसकी, और बजट लो भी था उसका। सॉरी, बजट तो हाई था बट कमा नहीं पाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 30 सेकंड इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। देखो जी, वेट, हाँ, इसकी पहली विशेषता थी, सबसे बड़ी नगरीय विशेषता थी इसकी। आपने देखा होगा जब मोहनजोदाड़ो मूवी है उसमें नगरीय विशेषता थी, यानी ईंट से मकान बने हुए थे, ईंट से भवन बने हुए थे, बहुत अच्छे नगरीय व्यवस्था थी, नगर बने हुए थे अच्छे खासे। तो यहाँ पर नगरीय व्यवस्था नहीं है लेकिन ईंट से बने भवन वाला ऑप्शन है, तो आप इसको टिक कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है नगरीय व्यवस्था तो आप इसको टिक करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपको वास्तुकला के अच्छे खासे नमूने मिलने मोहनजोदाड़ो में। तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, कौन सा? मोहनजोदाड़ो। ओके, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ईंट से बने भवन, क्योंकि नगरीय व्यवस्था थी वहाँ पर। चलो भाई, करो इसको। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? 3 अप्रैल 2016 CBT 1 किसी शिफ्ट में आया हो क्वेश्चन, इसका क्या अर्थ है? सत्यमेव जयते चाहो तो मूवी देखी हो, या आपने कई बार कोर्ट की हियरिंग आपने किसी वीडियो में या फिर किसी मूवी में सुनी हो, तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से कर लोगे। ओनली 20 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए, 20 सेकंड। अब देखो इसमें क्या है, इसका आंसर वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी आपको, सत्य की ही विजय होती है। इसका आंसर क्या है? सत्य की विजय होती है। और ये क्या है? हमारा आदर्श वाक्य है, इसको आदर्श वाक्य आप कह सकते हो, ये आदर्श वाक्य है, ठीक है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये इसका स्रोत क्या है, मेन सोर्स क्या है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद इसका मेन सोर्स है, जिस ग्रंथ से यह लिया गया है वो कौन सा है? मुंडकोपनिषद। ये आदर्श वाक्य है। तीसरी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर लो कि ये जो है अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उसमें यह इंगित है, ये चीज़ ठीक है। ओके, चलो भाई, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सत्य की विजय होती है, इसका क्या है अर्थ है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसमें। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। अब देखो, जो क्वेश्चन आपसे CBT 1 में पूछा गया था, सेम किसी दूसरी शिफ्ट में सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आ गया। किस भारतीय प्राचीन शास्त्र से उद्धत एक ग्रंथ है? तो आंसर क्या कर दोगे इसका? मुंडकोपनिषद। इसलिए इसमें टाइम नहीं दिया है मैंने, ठीक है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। चलो भाई, ये क्या है? भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सेम क्वेश्चन 7 अप्रैल, इससे पहले वाला 2 अप्रैल में था, उससे पहले वाला डिफरेंट था शिफ्ट में। CBT 1 में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, तो आप इसको ध्यान से देखना और इसको आंसर करना। हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए। वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था, राष्ट्रगीत लिखा गया था। और जो राष्ट्रगान है वो कौन सा है? राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था या लिखा गया था। चलो भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, करो इसको। 30 सेकंड। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र जो है वो किसके निकट स्थित है? मतलब पूछ रहा है कुरुक्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है, किसके निकट स्थित है? 30 सेकंड इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। करो भाई इस क्वेश्चन को, आंसर करो चैट बॉक्स में, देखा नहीं करो। ये आपके RRB NTPC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ आपको, किसी बुक को आप रट लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम ओवर हो गया, पहली बात तो। दूसरी ये है कि आपको मैं फ्री बुक्स प्रोवाइड करूँगा, तो जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है उसको RRB NTPC के प्रीवियस ईयर के पेपर और SSC के प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो इन टेस्ट्स में। ओके, चलो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्बाला। कुरुक्षेत्र आप सभी ने सुना हुआ है, कहाँ पर है? ये हरियाणा में है, ठीक है जी। और इसके साथ इसमें एक चीज़ और है कि ये अम्बाला है, ये अम्बाला जो हरियाणा, ये कुरुक्षेत्र है, ये अम्बाला और आपके यमुनानगर, इसके साथ करनाल, यमुनानगर,
करनाल और एक कैथल, 3 स्थानों से घिरा हुआ है, जिसमें सबसे पास किससे पड़ता है? अंबाला से पड़ता है। ठीक है, सबसे पास किससे पड़ता है? अंबाला से पड़ता है। इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था गीता का, वो कहाँ दिया था? ज्योतिषर नामक नगर पे दिया था, ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये उपदेश जो है वो कहाँ दिया गया था गीता का? ज्योतिषर नामक स्थान था, वहाँ दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। धर्म अधर्म की लड़ाई थी ये। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें धर्म का विपरीत क्या है? इसमें तो टाइम देने की आपको ज़रूरत नहीं है, 10 सेकंड फिर भी हैं। अगर आप सोचना चाहो तो सोच सकते हो, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैं बुक्स प्रोवाइड करूंगा प्रीवियस ईयर की एसएससी एंड रेलवे के लिए। इससे आपको काफ़ी सहूलियत और अच्छा खासा नंबर का स्कोर आपको देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर से। अधर्म इसका आंसर। धर्म का विपरीत क्या होता है? अधर्म। ठीक है जी, चलो आंसर करो। बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन थे? ये कौन है? प्राचीन भारतीय सूफी संत, गणतज्ञ, क्षत्रिय या दशावतार के राजा कौन है कमल हसन को छोड़कर? आंसर करो भाई, 30 सेकंड इनफ टाइम है इन क्वेश्चंस के लिए। आपको जो मैं मैथ के प्रीवियस पेपर्स भी मैंने आपको कराए हुए हैं और हैंड रिटन नोट से मैं आपको काफ़ी सारे सेशन करा रहा हूँ, तो वो सभी देख कर जाना। बौधायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन ये सभी भारतीय कौन थे? गणतज्ञ थे, जिन्होंने साल सूत्र की रचना की थी। साल सूत्र, ठीक है। और साल सूत्र किसमें थे? सांस्कृतिक नहीं, संस्कृत के ग्रंथ में थे। संस्कृत के ग्रंथ का एक पार्ट है। ठीक है, इन्होंने साल सूत्र की रचना की, जो कि संस्कृत ग्रंथ का एक पार्ट है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगेन डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। 31 मार्च 2016 का ये क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित 31 मार्च 2016 की एक दूसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ भाई इसको, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए। आंसर करो चैट बॉक्स में। देखो 35,000 जॉब हैं, तो आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि इसमें आप अच्छे से जॉब ले पाओगे। जब आपकी 10-10, 15-15 वैकेंसी आती है तब आप ख्वाब लगाते हो कि यार मेरी शायद जॉब लग जाए, लेकिन यहाँ पर 35,000 वैकेंसी है भाई, अच्छी खासी जॉब आपको लगेगी। ASMT, ACA बहुत अच्छी खासी पोस्ट हैं। इसका आंसर क्या है? त्रिरत्न की अवधारणा। इसका आंसर होगा जैन धर्म। जब भी बात आएगी अवधारणा की त्रिरत्न के लिए, तो आप आंसर करोगे जैन धर्म। अब त्रिरत्न तो उसमें भी होते हैं, बुद्ध में, बौद्ध धर्म में। कौन कौन से होते हैं? पहला तो ये होता है बौद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि बोल सकते हो इसको, बुद्धम शरणम गच्छामि। और दूसरा होता है धम्मम शरणम गच्छामि। और तीसरा रत्न होता है इसमें संघम शरणम गच्छामि। लेकिन अवधारणा जो है वो जैन धर्म को ही जाती है। और इसमें भी 3 होते हैं, सम्यक दर्शन, ठीक है, दूसरा होता है सम्यक ज्ञान, और तीसरा होता है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, ठीक है जी। ये आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3-3 रत्न दोनों में होते हैं, लेकिन जब अवधारणा की बात आएगी तो वहाँ आंसर कौन सा करोगे? जैन धर्म को करोगे। चलो जी, नोट कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है दोबारा ये पूछे जाएं क्वेश्चन, और आप इसका आंसर अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे जी। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? सबने पढ़ी होंगी ये बुक्स। पहले बचपन में सिर्फ यही और एक चंपक नाम की बुक आती थी, चंपक हाल ही में बंद कर दी गई है। तेनालीराम भी आप सभी ने पढ़ा होगा, मुल्ला नसरुद्दीन भी सभी ने पढ़ा होगा। राजा सुदर्शन के लिए तो एक राजा के रूप में कैरेक्टर था, जैसे विक्रमादित्य का। क्या आंसर है इसका? 30 सेकंड इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ भाई, इसका आंसर है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसके साथ आपसे इसमें अगर ये पूछा जाए कि इसका फारसी अनुवाद किसने किया था, तो इसका फारसी अनुवाद किया था अबुल फजल ने। अबुल फजल, ठीक है जी।
अबुल फजल ने इसका फारसी अनुवाद किया था और इसका नाम रखा था अनवारे सुहेली। अनवारे सुहेली इसका नाम रखा गया था। ठीक है। अब इसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कि 40 विदेशी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ था, 40 फॉरेन लैंग्वेजेस में, एंड इंडिया की 15 लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ था। तो 40 तो आपकी विदेशी भाषाएं थी और भारत की 15 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था। और ये मोस्ट पॉपुलर जो आपकी दंत कथाएँ हैं जो बच्चे अक्सर पढ़ते हैं। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछा जाए आप इस पर आंसर कर पाओगे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ कहाँ स्थित है? बताओ भाई, आंसर करो। 4 अप्रैल 2016 आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है और ये भैया इकलौता मठ है भारत का, तो आपको ये पता होना जरूरी है। सिंगल मठ है, सिंगल वन मठ है, ये बौद्ध मठ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पहली बात तो ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरी बात ये है इसमें कि ये बौद्ध मठ है और ये अपने टाइप का केवल इकलौता मठ है, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। और इसमें क्या दुनिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, और एशिया का भी क्या है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है जी। इसके साथ तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें नोट कर लेना, 1680 से 81 के बीच में इसका क्या हुआ था, ये इसका निर्माण कराया गया था। और आपसे पूछा जाए एशिया में कौन से नंबर पे है, तो एशिया में है, फर्स्ट नंबर पे है एशिया में। और वैसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है और भारत में इकलौता है तवांग मठ, और भारत में इकलौता बुद्ध मठ है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर करो। यहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताओ जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है। बताओ भाई, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था शिष्यों को, वो किस में दिया था? आंसर करो, 30 सेकंड है आपके पास। चलो भाई, देखो इसको नोट कर लेना, इसका आंसर है धमेक स्तूप सारनाथ में। ठीक है। और इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका निर्माण कब पूरा हुआ था, तो गुप्त काल में इसका निर्माण पूरा हुआ था। गुप्त काल में इसका निर्माण पूरा हुआ था। कुषाण काल में इसका ड्यूरेशन टाइम पर ये निर्माण काल चल रहा था, लेकिन गुप्त काल में इसका निर्माण पूरा हुआ था और मौर्य काल में इसकी शुरुआत हुई थी। नींव किसने रखी थी? इसकी नींव रखी थी अशोक, सम्राट अशोक ने। ठीक है, नींव किसने रखी थी इसकी? सम्राट अशोक ने। ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? अवध किस नाम से जाना जाता था? बताओ भाई, 30 सेकंड है आपके पास। बताओ ये किस नाम से जाना जाता था? एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। देखो भाई, 30 सेकंड इनफ टाइम। अब देखते हैं अवध किस नाम से जाना जाता था, तो वो है कौशल। अब इसको आप कौशल लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कौशल नाम से जाना जाता था। इसके साथ ये देखो, ये जो अभी पार्ट है कौशल, ये आपके यूपी का ही एक पार्ट है। अभी वर्तमान में ये किस में आएगा? यूपी में आएगा। जो अवध है वो किस में आएगा? यूपी में आपका एक भाग है। दूसरी बात, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, तो वो राजधानी आपकी होती थी अयोध्या। इसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये छोड़नी नहीं है 1% भी। अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो आप आंसर कर पाओ, इस तरह से वेल प्रिपेयर आपको रहना है। चलो क्वेश्चन करो इसमें। वेट, हाँ चलो क्वेश्चन करो। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? और
इसमें अच्छे से नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है किसी न किसी तरीके से पूछे। चलो भाई, देखो इसमें सम्राट अशोक किसके पुत्र थे। देखो मौर्य काल जो है, मौर्य काल में, मौर्य काल के हैं ये राजा, और सबसे पहले मौर्य काल में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, और इसके बाद आए थे बिंदुसार, ठीक है, और उनके बाद आए थे अशोक। तो अशोक किसके पुत्र हैं, बिंदुसार के, और चंद्रगुप्त क्या हैं, इनके पौत्र हैं, ठीक है, पौत्र यानी पोते। ओके जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 फरवरी 2016 का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जाए तो वो आप आंसर कर पाओ, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है, और चाणक्य को ही मेन गुरु माना जाता है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, जिनकी वजह से मौर्य शासन स्थापित हो पाया। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। इनको राजनीतिज्ञ बोला जाता था, और काफ़ी अच्छे इन्होंने देश की देश और राज्य की राज्य इन्होंने सिर्फ बातों से ही ले लिए। विष्णुगुप्त इनको बोला जाता रहा, और ये मौर्य काल में इन कई राजाओं के काल में रहे, ठीक है, तो आपको ये पता होना जरूरी है। और इसके साथ चाणक्य को और क्या बोला जाता है, कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य, कौटिल्य, ठीक है, तो आपको ये पता होगा। इसके साथ इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, आपको ये भी पता होना जरूरी है, अर्थशास्त्र, ये इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसको आगामी राजाओं ने अपने संबंध में, अपने उपयोग के लिए काफ़ी इसको यूज किया गया था, इसको आधार मानते थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। 28 मार्च 2016 का ये क्वेश्चन है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। मुद्रा राक्षस नाटक जो है उसका विषय क्या है। 12 अप्रैल 2016, 30 सेकंड। मुद्रा राक्षस जो कहानी है वो किस पर बेस्ड है, उसका मेन थीम क्या है, वो किस पर बेस्ड है, किस राजा पर बेस्ड है, ये पूछा गया है इसमें। देखो भाई ये है चंद्रगुप्त मौर्य पर, ठीक है। इसमें आपको ये पता होना भी जरूरी है कि मुद्रा राक्षस जो रचना है वो विशाख दत्त ने इसकी रचना की थी। विशाख दत्त ने इसकी रचना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य पर है ये। और आपको इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि गुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। ये भी अपने आप में क्या है, एक अलग पुस्तक है, गुंडीराज द्वारा लिखी गई। मुद्रा राक्षस पे क्या लिखी थी उन्होंने, टीका लिखी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, विशाख दत्त ने लिखी थी। इसके साथ ये किस पर बेस्ड है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालती है ये बुक, तो आपको ये पता होना जरूरी है। 12 अप्रैल 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में। ये किस राजा की कहानी है, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है, जो उनके इतिहास पर, उनके जीवन पर प्रकाश डालती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का ये क्वेश्चन है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। प्रथम सम्राट तो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम सम्राट कौन था, बताओ भाई। 30 सेकंड है इस क्वेश्चन के लिए। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी और सुनेंगे। आपको शॉर्ट में एक चीज़ बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था बृहद्रथ, ठीक है। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक इनका नाम है, ठीक है। कलिंग युद्ध भी अशोक से संबंधित है। इसके साथ बृहद्रथ जो थे वो राजा काफ़ी महान थे, लेकिन इनका जो सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग,
ठीक है। इन्होंने क्या कर दी थी, इसकी हत्या कर दी थी, किसकी, वृहदत्त की। और फिर उसके बाद इन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने किसकी स्थापना कर दी, शुंग वंश की स्थापना कर दी, शुंग वंश। और इस व्यक्ति के बारे में ये चीज कही जाती है कि ये कट्टर ब्राह्मणवादी था। कौन था, कट्टर ब्राह्मणवादी था। तो इसके बारे में स्टोरी है एक अच्छी खासी, जिसको हम बाद में कभी पढ़ेंगे। और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और इसके साथ महाभाष्य की रचना भी की थी। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वृहदत्त की जो हत्या की गई थी वो पुष्यमित्र शुंग जो उसका सेनापति था उसने की थी। और आपसे ये पूछा जाए कि मौर्य वंश के बाद कौन सा शासनकाल आया था, कौन सा वंश आया था, तो आप कहोगे शुंग वंश आया था। भाई जिसने हत्या की है उसने ही क्या अपना शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें मालविका गिनन मित्रम किसने लिखा, ये जो ग्रंथ है उसको किसने लिखा है। मालविका गिनम मित्रम किसने लिखा था। रेलवे एनटीपीसी 29 मार्च 2016 का क्वेश्चन है ये। बस भाई टाइम इनफ है, 30 सेकंड काफ़ी हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये लिखा था कालिदास ने। और इसमें क्या है, बेसिकली 5 अंक हैं, 5 अंकों से मिला हुआ ये नाटक है, एक अच्छा सा कंबाइंड। और ये जो है मालविका, देखो मालविका अग्निमित्रम, मालविका प्लस के अग्निमित्र, ये जो है कॉम्बिनेशन है वो किसका है, मालविका और प्लस के अग्निमित्र। इसकी कथा का वर्णन करता है, मालविका और अग्निमित्र की कथा का वर्णन करता है। और ये अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र शुंग का क्या है, पुत्र है। पुष्यमित्र जो शुंग है जिसने वृहदत्त की हत्या करके मौर्य शासन को समाप्त कर शुंग वंश की स्थापना की थी, वो क्या है, उनका पुत्र है। क्या है, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। कौन, अग्निमित्र। और मालविका की कहानी ये कौन सी है, मालविका गिनम मित्रम, जिसको किसने लिखा, कालिदास ने लिखा। 5 अंकों से समृद्ध ये नाटक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें चरक संहिता इतिहास चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है, किससे संबंधित है भाई चरक संहिता। पुराने टाइम पे हमारे 3 बेसिक जो हैं जिसकी वजह से हम इलाज कर पाते हैं, 3 हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी। यूनानी जो एक दवा का प्रणाली है वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो पुराने टाइम पर जो थी हमारे आयुर्वेद चलता था, ठीक है। एलोपैथी और होम्योपैथिक तो ये अभी रिसेंटली कुछ टाइम बाद आए हैं। तो आयुर्वेदी जो था हमारा काफ़ी टाइम पहले से था। तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है, आयुर्वेद। इसका आप आंसर कर सकते हो। अब ये चरक संहिता है तो इसके जो राजवैद्य थे, ये राजवैद्य किसके थे, कनिष्क थे। ये जो चरक थे, चरक एक राजवैद्य, ये वैद्य थे। और लेकिन ये किसके राजवैद्य थे, कनिष्क के। अगर आपसे पूछा जाए किस काल में थे, तो कनिष्क काल में चरक थे। इन्होंने ही चरक संहिता लिखी और ये आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें 30 सेकंड। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया, किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया। बताओ भाई, भारत का भ्रमण किसने किया। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या है, वेट, ठीक है, ये किया था फाइयान ने। ओके, अब किसके काल में किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में इसने भ्रमण किया था, लगभग 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच में इसने भ्रमण किया। और ये अपनी पुस्तकों में
उस भ्रमण का कंप्लीट वृत्तांत बताते थे कि लोग मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि प्रयोग नहीं करते। उनके क्रय विक्रय से संबंधित, उनके व्यापार से संबंधित, उनके लेखा जोखा से संबंधित सभी विचारधाराओं को अपनी पुस्तक में इंगित करते थे। इनका मेन मकसद क्या था? यही रहता था कि ये जिस प्रदेश में जा रहे हैं उसकी व्याख्यान करें, अपने देश में उसको अप्लाई करें इन चीज़ों को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन आया था? फाहियान आए थे। ठीक है, ये चीनी यात्री थे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें करो इसको अटेम्प्ट। निम्न में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? राजा खारवेल द्वारा किस गुफाओं की खुदाई की गई थी? 18 अप्रैल 2016 एनटीपीसी क्वेश्चन है ये। करो भाई, 30 सेकंड इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। देखो इसका आंसर है खंडगिरी की गुफाएं। क्या आंसर है इसका? खंडगिरी की गुफाएं। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। और ये आपका जो उड़ीसा राज्य का प्रांत है, उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर से लगभग 3 मील की दूरी पर है, 3 माइल की दूरी पर है। और ये गुफाएं जो हैं खारवेल द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो राजा खारवेल थे ये जैन धर्म की तरफ थोड़े से झुके हुए थे, मतलब इनका जैन धर्म से काफ़ी अटैचमेंट था। और ये जो गुफाएं हैं इनमें आपको इसका चित्रण डेफिनेटली देखने को मिलेगा जैन धर्म का। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस जिले में स्थित है, तो आप आंसर कर पाओगे। ठीक है जी, 25 क्वेश्चन आपके इनफ हैं। आप इस सेशन को प्लीज़ शेयर करके जितना हो सकता है आप लाइक करना, और जितना हो सके उतना शेयर करो इसको, ताकि मैं आपको डेली कंटिन्यूस आपको सेशन प्रोवाइड करूं, और जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। आपको लाइव अटैक इसको देखने हैं और कंप्लीट देखना है, और आपको नोट डाउन करना है। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो itsomesolution@gmail.com के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी हो आपकी वो हमसे पूछ सकते हैं। ज्वाइन बटन के माध्यम से अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, @itsomesolutions के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको दिया हुआ, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी PDF मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू, गुड लक।